आज मैं उद्धव ठाकरे को बताना चाहूँगी, जनता तो देख ही रही है, महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। और जब वो करते हैं ना कि अर्श से जब फर्श पे वो आएंगे तो फिर उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लंबा राज किया है उन्होंने अपने पिता की वजह से। और उद्धव ठाकरे जैसे पर्सनालिटी को, और कंगना रनावत का जिक्र बार बार इसलिए भी आता है, देखिए एक वो महिला है और महिलाओं के नाते आज अभी तो खास करके जो 10 दिनों का जो त्यौहार था दुर्गा पूजा का, इसमें तो शक्ति की पूजा होती है, शाक्त की पूजा होती है। और जिस तरीके का ये भाषा का प्रयोग करते हैं, देश की महिलाओं का अपमान है ये, इसको इतने हल्के में ना लिया जाए। हम जैसे लोग अगर आगे बढ़ चढ़ करके इस चीज़ का आज के समय में अगर विरोध नहीं करते हैं तो इनकी जो बोलने की शक्ति है, इनके पास कोई ना तो कोई डिसिप्लिन है और ना ही कोई इनके पास अंडरस्टैंडिंग होती है। जो चाहें, ये गुंडे हैं सारे, ये क्रिमिनल्स हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा करके देखें, जो भी ये सब अपना नॉमिनेशन के टाइम पे जो पेपर सबमिट करते, सारे गुंडे मवाली लोग हैं और ये हमारे देश को चलाएंगे। तो एक बार फिर से देश के युवाओं और खास करके महिलाओं से अपील है कि एक साथ आएँ, एकजुट होकर के आएँ। और आज तो दुर्गा पूजा का दिन है, एक शक्ति के नाते अगर शक्ति ने अगर ठान ले, अगर ठान ले तो आग विनाश भी करता है, नहीं तो आग एक बेहतरीन काम भी करता है। खाना भी आग पे ही पकता है और विनाश का पल जो है वो भी आग ही रचता है। तो महिला शक्ति जो है एक आग है, दो मुहा धार तलवार है, दोनों तरफ धार है, किसको यूटिलाइज करना है। अगर देश की सरकार इस चीज़ को अगर समझ नहीं रखती है तो देश की महिला और देश का युवा इस चीज़ का प्रतिशोध जो है वो देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं कुमकुम भारद्वाज मैम, और मैम से बात करेंगे कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यानी कि कल दशहरे के मौके पे जब उन्होंने अपना भाषण महाराष्ट्र की जनता को दिया और उस टाइम पे उन्होंने ऐसी बातें कही, और यहीं पर इनकी सरकार की तरफ से आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि संजय राउत ने किस तरीके से गाली दी थी कंगना रनावत को और हरामखोर कहा था, उस पर भी लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। उसके बावजूद भी संजय राउत ने कंगना रनावत से माफ़ी नहीं मांगी थी, बल्कि ये कह दिया था कि नोटी कहा जाता है हरामखोर को। और आज वैसी ही हरकत उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने की है। और वो कंगना रनावत को ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिमाचल से आकर यहाँ पर काम ढूंढते हैं और यहाँ पर काम डालते हैं, यहीं पर काम खाते हैं और यहीं से रोटी खाते हैं और यहीं पे महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इसी के बाद वो कंगना रनावत को कहते हैं कि हरामखोर, नाम लिए बिना भी वो कंगना रनावत को हरामखोर कहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे मैम से। मैम, शिवसेना के तमाम नेता अपनी मर्यादाएं लांघते जा रहे हैं, कभी इस तरीके की बातें करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा इनकी सरकार की तरफ से ही, इन्हीं पार्टी की तरफ से, शिवसेना की पार्टी की तरफ से तमाम तरीके के बयान दिए गए थे और बातें कही गई थी, टिप्पणी की गई थी कंगना रनावत को लेकर। अब चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें कह रहे हैं, हरामखोर कहा था पहले इन्हीं के नेता ने, और अब ये कह रहे हैं नमक हराम। देखिए, आपने बोला पहले सरकार, आप सरकार ही बोले, शिवसेना सिर्फ ना बोले, क्योंकि इस सरकार में पार्टियां शामिल हैं, एनसीपी भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। और शिवसेना का घटनाक्रम बीजेपी के साथ जब थी तो इस तरीके का घटनाक्रम नहीं चल रहा था उनकी तरफ से, इस तरीके का कोई भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं था कभी। लेकिन जब से ये इनकी संगति में आए हैं, भस्मासुर की संगति में आए हैं, दशहरा का दिन है तो मैं ही शब्दावली यूज़ करना चाहूँगी, तो उस समय से इनकी भाषा बदल चुकी है, ये सारी मर्यादाओं को भूल चुके हैं। जहाँ तक उद्धव ठाकरे की बात है और या संजय राउत का आपने जिक्र किया कि इन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बाइट लेने और देने की बात नहीं है कि मैं आपको बाइट दूँ इसके ऊपर और सिर्फ कंडेम करूँ। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देश के अंदर 48% महिलाएं हैं और इन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागजी कार्रवाई के तौर पे होती है, एक दिन के तौर पे इंटरनेशनल वुमेंस डे मना लिया जाता है। अदरवाइज़ औरतों का यहाँ पे जो हश्र है वो हम सभी से छुपा हुआ नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। एक बलात्कार देश के अंदर होता है, उन बेटियों को कभी भी जाति के आधार पे नहीं बांटा जा सकता कि वो वाल्मीकि समाज की हैं या सवर्ण समाज की हैं। बेटियां बेटियां हैं। इसके ऊपर जब पार्टियां जब करती हैं, पॉलिटिक्स करती हैं, मैं राजनीति नहीं बोलूँगी, नीति तो बहुत ही खूबसूरत शब्द है, और नीतिगत आधार पे अगर राज किया जाए तो देश की जनता के और राज्य की जनता के हित में होता है। बहुत सारी लोग, ऐसा जो चीफ मिनिस्टर है वो अच्छा काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी मर्यादा जो भूल रहे हैं, खास करके वो बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देश की जनता सिर्फ सोशल मीडिया पे इसका विकार जो है वो ना निकाले। रादर मैं चाहूँगी कि अभी आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ सो रही है। स्मृति ईरानी जिस मंत्रालय को संभालती हैं वो कहाँ हैं। जब वो दहाड़ती हैं सांसद के प्लेटफॉर्म से, फ्लोर से, तो वो फिर देखने वाली बात होती है। तो क्या कंगना रनावत के लिए जो एक महिला है और एक महिला के ऊपर जब आघात हो रहा है तो ये सभी महिलाओं की बात हो रही है। यहाँ पे एक कंगना रनावत की बात नहीं हो रही है। कंगना रनावत तो बहुत चला, एक अगर वो कंगना रनावत को अटैक करके, क्या वो शी इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन,
उससे उनको क्या मिलने जा रहा है। एक तरह से ये ओवरऑल महिलाओं के ऊपर आघात हो रहा है कि कोई भी अगर आवाज़ उठाएंगी तो इनके पास कोई मर्यादा नहीं है, ये किसी के लिए भी। आज कंगना रनावत एटलीस्ट उनका नेम एंड फेम है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आज उसके ऊपर आघात हो रहा है। जो साधारण सी महिलाएं हैं उसका ये किस तरह से ये कुचलते होंगे फिर तो कोई नहीं जानता इन चीज़ों को। ये चीज़ें तो मीडिया मैनेजमेंट से बाहर भी नहीं आ पाती होंगी शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन वही घटनाक्रम जब एक मौत के तौर पे जब वो एक बदल जाता है तो सारी पार्टियां वहाँ पे अपनी जो सियासत को चमकाने के लिए पहुँच जाते हैं। वो लोग पहुँच जाते हैं जो ख़ानदानी सियासत करते हैं। पता नहीं कौन सी कार्बन कॉपी के ये लोग बने हुए हैं कि फर्स्ट कॉपी के बाद से थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जो है ये चलता रहेगा। देश की जनता को समझ में आ चुका है। मैं इसी के से रिलेट करके मैं बताना चाहूँगी, आज आप बिहार का हालत देखें। बिहार में माइग्रेंट्स जब यहाँ से कोरोना के टाइम पे यहाँ से जब दिल्ली और मुंबई और सभी जगहों से निकले, खास करके जितनी भी ट्रेन्स, मैं उसके साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगी कि जितनी भी ट्रेन्स बिहार से चलाई गई, श्रमजीवी हो या और भी ट्रेन्स का जगह अगर आप नाम देखेंगी तो वो देखेंगी कहीं ना कहीं वहाँ के जो श्रम है, मतलब जो वहाँ का जो लेबर्स है वो लेकर के दूसरे स्टेट्स में जा रही है। तो किस तरीके का काम किया था नीतीश कुमार ने। और लेकिन बहुत जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो मतलब जो नीतिगत आधार पे लोगों के लिए हित की बात नहीं करता है, जो सिर्फ अपने हित को साधता है, जनता को देर सवेर समझ में आता है। आज मैं उद्धव ठाकरे को बताना चाहूँगी, जनता तो देख ही रही है, महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। और जब वो करते हैं ना कि अर्श से जब फर्श पे वो आएंगे तो फिर उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लंबा राज किया है उन्होंने अपने पिता की वजह से। अगर चीज़ें संभाली नहीं जा सकती, कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का अगर अति हो तो उसका इति होता है, उसका इति श्री होता है, उसका अंत होता। मैं दिल से बोल रही हूँ कि सिर्फ भाषा नहीं बोल रही हूँ आपके सामने बाइट के तौर पे कि इनका इतिश्री होना तय मुझे लग रहा है। कि ये बहुत कहते हैं ना कि गिदर की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, तो ये शहर की तरफ भाग रहे हैं। और दहाड़ना ये नहीं हो रहा है, ये इनका लोमड़ी वाली चाल ये जो चल रहे हैं, कभी आए कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया। एक राज्य का चीफ मिनिस्टर की ऐसी अमर्यादित भाषा और ख़ास करके उन्होंने संजय राउत जो हैं उनके माध्यम से इतनी सारी गलत बातों का उपयोग किया है। देश की जनता के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि देश की जो युवा है, युवा के बाद जो आने वाली दूसरी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो या तो कंडेम करते हैं या उन चीज़ों से सीखते हैं। जो कंडेम करते हैं, जिनको समझ है, देखिए यहाँ पे दो तरीके का वर्ग है देश के अंदर, एक साक्षर है, एक शिक्षित है। साक्षरता के तौर पे तो देखा जाए तो बहुत गवर्नमेंट क्लेम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनफैक्ट क्लेम करती है कि हमारा देश साक्षर है। अगर आपको एक साइन भी करना आ गया किसी तरह से आर्टिस्टिक वे में अगर आपने सीख लिया तो यू आर साक्षर। लेकिन शिक्षित लोग नहीं है। शिक्षित लोगों का मतलब होता है कि आपको चीज़ों की समझ है, आप चीज़ों को समझती हैं, उसका आगे पीछे का पहलू टटोलती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप इन्फॉर्मेशन है आपके पास नॉलेज है और आपको विवेक और बुद्धि है, जिसको कि आप उस विचारशील क्षमता को आप यूज़ करके आप चीज़ों को समझती हैं। तो जो कंडेम करने वाले लोग हैं वो इनको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन जो और लोग हैं जो साक्षरता के तहत आते हैं वो इन चीज़ों में बह चले जाएंगे। तो देश को ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, जिस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, कि यहाँ की जो लोक जनशक्ति है वो सत्ता। कंगना राउत ने भी इसी को लेकर जवाब दिया है। कंगना ने ये कहा है कि जब मैंने पीओके की तुलना मुंबई से कर दी थी तो तमाम ऐसे लोग थे जो कंगना को लेकर वार कर रहे थे। बॉलीवुड में से भी काफ़ी सारे कलाकार सामने आए थे और ये कह रहे थे कि कंगना ने गलत किया है, कंगना ने गलत किया, पुलिस का सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पे जब कल उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से तुलना कर दी, उसको लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा। और जब उन्होंने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कंगना के लिए, जब कोई बॉलीवुड वालों में से या फिर जब अब कोई संविधान बचाने वाला क्यों नहीं आ रहा सामने। देखिए, साक्षर और अभी मैं बोली ना, साक्षर और शिक्षित में फ़र्क है। साक्षर लोगों को संविधान की पकड़ नहीं होती है, वो शिक्षित लोगों को पकड़ होती है। तो कितने हमारे देश के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जो शिक्षित हैं। यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो भी नहीं मानती है कि हमारे देश में बहुत कम शिक्षित लोग हैं। और विवेक और बुद्धि वाले तो खास करके बहुत ही कम है। नाचने गाने वाले तो खैर आपको खास करके बॉलीवुड में, और नाचने गाने से गाना भी एक समय था जब सुनने लायक हुआ करता था। अभी तो मैं कहूँगी कि एक अंग प्रदर्शन के अलावा बॉलीवुड में कुछ भी नहीं रह गया है। वो कोई भी फिल्में या फिर कोई भी उनकी एक्टिविटीज़ जो रहती हैं वो देखने लायक चीज़ें नहीं रह गई हैं। खास करके घर घर में उन्होंने इस चीज़ को परोसा है और हमारी सरकार मुंह देखती रह गई। तो कंडेम कितना आखिर कंडेम किया जाए, जब तक लोग इस चीज़ को समझते हुए
सरकार से डिमांड नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं, ना ही सुधरेंगी। जहाँ तक बात रही कि आपने बोला कि पाकिस्तान की तुलना, जो जिस समय पे पाकिस्तान की तुलना महाराष्ट्र से मैं भी उस समय पे कंडेम की थी, और मैं भी ये बात की थी कि ये तो बिल्कुल पाकिस्तान वाली भाषा ये बोल रहे हैं, कश्मीर में जिस तरीके का हो रखा है। तो आप बताएं कि अगर एक स्टेट को, दूसरे स्टेट के लोगों को सीबीआई को कहते हैं कि हम अपने नहीं अंदर आने के लिए देंगे या कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, सीबीआई का विरोध होता है, तो उस केस में क्या कहा जाएगा? उनके पास इंडिपेंडेंट, ऐसा तो नहीं है कि संविधान उनका कश्मीर की तरह से मुंबई का अलग से, देश का एक पार्ट है वो, महाराष्ट्र एक पार्ट है, तो उसको वो अलग कैसे मान सकते हैं? और दूसरा मैं कहूँगी कि उनके खास करके जब से ये और भी लोगों के अघाड़ी सरकार जो बनी है, ऐसे ऐसे लोगों के वो कोलैबोरेशन में सरकार इन्होंने बना लिया और ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में ये फंस चुके हैं। और तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, तो उस गुलिस्तान का आखिर माजरा क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है कि हर डाल पे जहाँ पे उल्लू बैठा हुआ है। तो महाराष्ट्र की ये उद्धव ठाकरे अपने माध्यम से महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि रसातल में ले जाना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जो अचीवमेंट कभी महाराष्ट्र का रहा था, जो हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, उनके फादर खास करके उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, बीजेपी भी वहाँ पे अच्छा काम की थी। कांग्रेस के लिए इसलिए कंडेम करना देखिए ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस का अगर मैं पास्ट उठाकर देखती हूँ, अगर मैं हिस्ट्री उठा करके देखती हूँ, तो मुझे दर्द इस वजह से होता है कि एक समय था हमारे अंदर जब छात्र आंदोलन हुआ करता था। गुजरात था, इमरजेंसी के समय पे गुजरात से आंदोलन शुरू हुआ और फाइनली जाकर के जयप्रकाश ने बिहार में वो आंदोलन, छात्र आंदोलन शुरू किया था। आज आपको कहीं देश के अंदर कोई छात्र आंदोलन दिखता है? कहीं नहीं है। आज जो चल रहा है देश के अंदर, वो वंशवाद का आंदोलन चल रहा है। हर लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं अपने वंश को, मतलब जैसे शिवसेना में जो उनके फादर थे बाला साहेब ठाकरे के बाद से उद्धव ठाकरे आए, उद्धव ठाकरे के बाद से अब आदित्य ठाकरे आएंगे, ऐसे ही आप देखें तो बिहार में भी हो रहा है। बिहार में मैं कहूँगी कि रामविलास पासवान का भी अगर आप केस देख लें, आप किसी का भी केस, लालू यादव का केस उठाकर देख लें, सारे के बच्चे आ रहे हैं। छात्र आंदोलन कहीं दूर चला गया। छात्र जिसके अंदर एक समझ होती है, जिसके अंदर एक विचारधारा होती है, जिसको लेकर के वो बाहर निकलते हैं, उसको इस तरीके से दबा दिया गया है कि छात्र का जो आंदोलन है अब वो जेएनयू तक सीमित रह गया। और जेएनयू में आपको पता है कि किस तरीके का आंदोलन होता है। आप जेएनयू के अंदर, गेट के अंदर, आप उसके प्रीमाइसेस में जरा एंटर करके दिखा दें। दैट्स अ यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, DU में, आपको कहीं भी गेट पर कोई रोकने वाला नहीं है कि आप क्यों अंदर जा रही हैं। लेकिन अगर आप जेएनयू जाती हैं तो हर गेट, जितना भी उनका एंट्री पॉइंट गेट है, आप बिना अपने पूरे, जब तक अंदर से अप्रूवल नहीं है, आपको जाना अलाउड नहीं है। तो ये है क्या आखिर? सरकार किसको बचा रही है? जेएनयू को क्यों, कौन बचा रहा है? आज के समय में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आज मैं साथ में बात कर रही थी छात्र आंदोलन का। छात्र आंदोलन एक समय पे बिहार में, जब मैं बताई कि जयप्रकाश जो निकले हुए नेता हैं, नीतीश कुमार हों, लालू हों, जितने भी लोग हों, वो जयप्रकाश नारायण जो जेपी थे, उनके आंदोलन में ही ये लोग निकले हुए लोग हैं। लेकिन आज के समय में कोई आंदोलन नहीं हो रहा। तो देश का युवा को आगे आना होगा। और ख़ास करके ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, जिनको हम पॉलिटिशियंस कहते हैं, ये सारे बैक बेंचर होते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं ये लोग। इनको चलाने वाले और कोई नहीं होता। इनको जो चलाते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे हुए लोग होते हैं, जो UPSC की प्रक्रिया से जिनका चयन होता है, वो लोग होते हैं। और वो लोग इनको इतने तरीके से इनको निचोड़ करके रखते हैं कि ये लोग चाह करके भी पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर सकते। कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिशियंस को कोई अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज़ की नहीं होती है। ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ही होते हैं जो इन पॉलिटिशियंस को चला रहे हैं। खास करके इन पॉलिटिशियंस को जो फंड मिलता है, जो सेंट्रल, जो पार्लियामेंट में जो MP हैं, या फिर जो राज्यसभा में लोग हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ का इनका सालाना का फंड है, ये DM के माध्यम से ही होता है। और DM कौन है? DM एक IAS ऑफिसर्स होता है जो UPSC के माध्यम से आते हैं। तो आप समझें कि इस देश को जो चला रहा है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग चला रहे हैं। और जैसे चाहते हैं ये पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर सकते, उस तरीके से वो अपनी तरह से ये काम करवाते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि हार्डली 700, 800, 1000 सीट के आसपास का जो UPSC का एग्जामिनेशन होता है, उसमें कितने बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं। वो युवा आज कहाँ है? वो युवा निकल कर के जिनको पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, वो उनको टारगेट करे, वो उनको कहते हैं पैरेलली एक धारा खड़ा हो जो उनसे प्रश्न कर सके। ये बैक बेंचर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाएंगे, अपने चट्टे पट्टे को और अपने सुपुत्र को, जो आज कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है, आपको NCP में भी देखने को मिल रहा है, आप मुलायम सिंह से की पार्टी देख लें, और ख़ास करके
और किसी की बात करूं या ना करूं, बट शिवसेना का तो जिक्र अगर ना हो तो बहुत बड़ी चूक होगी कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने किया, अब उद्धव ठाकरे आए, उसके बाद अब आदित्य ठाकरे आएंगे, उसके बाद उनके जो सुपुत्र आएंगे, तो ये देश की जनता जो है ये हमारे पास मोनार्क हो गया है एक तरह से। हर स्टेट के अंदर कोई स्टेट कहता है कि मैं CBI को एंट्री नहीं करने के लिए दूंगा। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? 70 साल में हम इतने निरस्त और इतने निर्बल और निर्गुण हो गए कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग हम नहीं बची कि क्या हमारा संविधान था। तो देश की जनता को समझना होगा। जब तक देश की जनता इन चीज़ों को नहीं समझेगी, ये डराते रहेंगे। आप अगर उस डर की भाषा को इनको उसी भाषा में अगर समझाएंगे, तभी कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में समझे उसको लोहा लोहे को काटता है, तो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जैसे पर्सनालिटी को, और कंगना रनावत का जिक्र बार बार इसलिए भी आता है, देखिए एक वो महिला है और महिलाओं के नाते अभी तो खास करके जो 10 दिनों का जो त्यौहार था दुर्गा पूजा का, इसमें तो शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। और जिस तरीके का ये भाषा का प्रयोग करते हैं, देश की महिलाओं का अपमान है ये, इसको इतने हल्के में ना लिया जाए। हम जैसे लोग अगर आगे बढ़ चढ़ करके इस चीज़ का आज के समय में अगर विरोध नहीं करते हैं, तो इनकी जो बोलने की शक्ति है, इनके पास कोई ना तो कोई डिसिप्लिन है और ना ही कोई इनके पास अंडरस्टैंडिंग होती है। जो चाहें, ये गुंडे हैं सारे, ये क्रिमिनल्स हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा करके देखें, जो भी ये सब अपना नॉमिनेशन के टाइम पे जो पेपर सबमिट करते, सारे गुंडे मवाली लोग हैं और ये हमारे देश को चलाएंगे। तो एक बार फिर से देश के युवाओं और खास करके महिलाओं से अपील है कि एक साथ आएँ, एकजुट होकर के आएँ। और आज तो दुर्गा पूजा का दिन है, एक शक्ति के नाते अगर शक्ति ने अगर ठान ले, अगर ठान ले, तो आग विनाश भी करता है, नहीं तो आग एक बेहतरीन काम भी करता है। खाना भी आग पे ही पकता है और विनाश का पल जो है वो भी आग ही रचता है। तो महिला शक्ति जो है एक आग है, दो मुहा धार तलवार है, दोनों तरफ धार है। किसको यूटिलाइज करना है? अगर देश की सरकार इस चीज़ को अगर समझ नहीं रखती है, तो देश की महिला और देश का युवा इस चीज़ का प्रतिशोध जो है वो देगा। धन्यवाद मैम।